Good morning, dear student. I am Kavita Rani from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. Today we will discuss about rectification of error, topic of 11th class from accountancy. तो आइए प्यारे बच्चों, हम हमारा आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं. हमारा आज का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी अशुद्धियों में सुधार. अशुद्धियों में सुधार का अर्थ जानने से पहले प्यारे बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि लेखांकन में अशुद्धियां कब कब पाई जाती हैं, क्योंकि लेखांकन में अशुद्धियां जिस जिस अवस्था में पाई जाती हैं उसी के अनुसार उसमें सुधार प्रविष्टि कैसे की जाएगी, ये अशुद्धियों के पाने की अवस्था पर निर्भर करता है. तो आइए प्यारे बच्चों, हम जान लेते हैं लेखांकन में अशुद्धियां कब कब पाई जाती हैं. जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेखापाल चाहे कितने भी सावधानी से लेखा क्यों न करे, फिर भी हमारे खातों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह ही जाती हैं. प्यारे बच्चों, ये अशुद्धियां जर्नल एंट्री करते समय भी हो सकती हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते समय भी हो सकती हैं, या फिर लेजर पोस्टिंग करते समय भी अशुद्धियां हो सकती हैं. इसके साथ साथ खाता बही में खतौनी किए हुए खातों के शेष निकालते समय या फिर तलपट बनाते समय भी हमारे खातों में अशुद्धियां हो सकती हैं. अशुद्धियां प्यारे बच्चों चाहे किसी भी अवस्था में हो, लेकिन मेन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब तक हमारे खातों में अशुद्धियां होंगी तब तक हमारे खाते व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन नहीं करेंगे. यानी हमारा लाभ हानि खाता व्यवसाय की सही लाभप्रदता के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करेगा. इसी तरह से हमारा स्थिति विवरण भी व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाएगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन अशुद्धियों में सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक सुधार नहीं करेंगे हमारे विभिन्न पक्षकार जैसे हमारे बैंक हो गए, इसके अलावा हमारी सरकार हो गई, आम जनता हो गई, लेन देन के लिए हमारे जो लेनदार हो गए, तो वो हमारे व्यवसाय के वित्तीय स्थिति का ब्यौरा देने वाले किसी भी रिकॉर्ड पर विश्वास नहीं करेंगे. तो ऐसी अवस्था में इन अशुद्धियों में सुधार करना अति आवश्यक है. कुछ विद्वानों का मानना है कि इन अशुद्धियों को काटकर या फिर अंकों के ऊपर नए अंक लिखकर हम इन अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं. लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा करने से हमारे जो खाते हैं वे विश्वसनीय नहीं रहेंगे, क्योंकि जो व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकार हैं उनको लगेगा कि हम अपने खातों में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. तो प्यारे बच्चों, हमें अशुद्धियों को काटकर उनके ऊपर नए अंक लिखकर अशुद्धियों में सुधार नहीं करना है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अशुद्धियों में सुधार कैसे करना है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यानी अशुद्धियों का सुधार. प्यारे बच्चों, अशुद्धियों का सुधार करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अशुद्धियां किस अवस्था में ठीक की जा रही हैं. यानी यदि जर्नल एंट्री करने के बाद या खाता बही में खतौनी करने से पहले हमें यदि अशुद्धि का पता चल जाता है, तो ऐसी अवस्था में हम अशुद्ध अंकों को एक लाइन लगाकर काटकर और कटे हुए अंक के ऊपर ठीक अंक लिखकर इन अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं. इसी तरह से प्यारे बच्चों, यदि सही खाते में गलत अंक से खतौनी कर दी गई है तो उसे भी एक लाइन लगाकर काटकर और कटे हुए अंक के ऊपर ठीक अंक लिखकर हम अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं. अब यदि कोई अशुद्धि हमें खाता बही में खतौनी के बाद पता चलती है तो ऐसी अवस्था में हम सुधार करने के लिए सही जो है एक प्रविष्टि बनाकर यानी जर्नल एंट्री बनाकर हम अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं. तो ऐसी जर्नल एंट्री
जो अशुद्धि का सुधार करने के लिए की जाती है उसे रेक्टिफाइंग एंट्री यानी सुधार प्रविष्टि कहा जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सुधार प्रविष्टि कैसे की जाएगी। तो सुधार प्रविष्टि कैसे की जाएगी ये अशुद्धि के स्वभाव पर निर्भर करता है। तो आइए प्यारे बच्चों हम जान लेते हैं कि सुधार प्रविष्टि के दृष्टिकोण से हमारी अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि सुधार करने की प्रविष्टि क्या होगी ये हमारी अशुद्धि के प्रकार पर ही निर्भर करता है। तो सुधार प्रविष्टि के दृष्टिकोण से अशुद्धियों को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहली है द्विपक्षीय अशुद्धियां यानी टू साइडेड एरर, और दूसरी है एक पक्ष अशुद्धियां यानी वन साइडेड एरर। प्यारे बच्चों हम आज अपने इस लेक्चर में द्विपक्षीय अशुद्धियां यानी टू साइडेड एरर के मीनिंग और किस तरह से द्विपक्षीय अशुद्धियों को सुधार करने के लिए सुधार प्रविष्टि की जाएंगी, उसके क्या नियम होंगे, क्या प्रभाव उनका पड़ेगा, आज हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम हमारी द्विपक्षीय अशुद्धियां यानी टू साइडेड एरर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टू साइडेड एरर यानी वो गलतियां जो खाते के दोनों पक्षों पर अपना प्रभाव डालती हैं उन्हें द्विपक्षीय अशुद्धियां कहा जाता है। द्विपक्षीय अशुद्धियों से एक खाता गलत डेबिट हो जाता है और दूसरा खाता गलत क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर डेबिट भी गलत है और क्रेडिट भी गलत हो जाता है। इसी वजह से इन अशुद्धियों को द्विपक्षीय अशुद्धियां कहा जाता है। द्विपक्षीय अशुद्धियों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तलपट पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि डेबिट भी गलत हुआ है और क्रेडिट भी गलत हुआ है। तो जब दोनों ही पक्ष गलत हैं तो ऐसी अवस्था में तलपट पर इन अशुद्धियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्विपक्षीय अशुद्धियां होती हैं जैसे भूल की अशुद्धि, जैसा कि हम हमारे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। भूल की अशुद्धि वे अशुद्धि होती हैं जब हम किसी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग करना भूल जाते हैं। दूसरी है हमारी हिसाब की अशुद्धि, यानी जब हम गलत अमाउंट से जर्नल एंट्री कर देते हैं और उस गलत एंट्री की ही हम गलत पोस्टिंग कर देते हैं, उसे हम हिसाब की अशुद्धियां कहते हैं। तीसरी है हमारी क्षतिपूरक अशुद्धियां, यानी ये वो अशुद्धियां होती हैं जब एक अशुद्धि का प्रभाव दूसरी अशुद्धि के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, उसे हम क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। और हमारी नेक्स्ट है सैद्धांतिक अशुद्धियां। सैद्धांतिक अशुद्धियां जैसा कि हम जानते हैं कि खाते बनाते समय, लेखांकन करते समय कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन यदि हम अपने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते समय, जर्नल एंट्री करते समय, लेजर पोस्टिंग करते समय यदि हम इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं तो भी हमारे खातों में अशुद्धियां रह जाती हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से द्विपक्षीय अशुद्धियां क्या कौन कौन सी होती हैं? भूल की अशुद्धि होती है, हिसाब की अशुद्धि होती है, क्षतिपूरक अशुद्धियां होती हैं और सैद्धांतिक अशुद्धियां होती हैं। ये सभी अशुद्धियां खाते के दोनों पक्षों पर अपना प्रभाव डालती हैं, इसलिए ही इन्हें द्विपक्षीय अशुद्धियां कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन अराइज होता है कि इन द्विपक्षीय अशुद्धियों का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ टू साइडेड एरर। तो द्विपक्षीय अशुद्धियों का निम्न प्रभाव हो सकता है। इससे खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो सकता है। दूसरा प्रभाव क्या होगा? इससे खाते का डेबिट पक्ष कम हो सकता है। द्विपक्षीय अशुद्धियों का तीसरा प्रभाव होगा, इससे किसी खाते का क्रेडिट पक्ष भी अधिक हो सकता है। और फोर्थ प्रभाव होगा, इससे खाते का क्रेडिट पक्ष कम हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इन शॉर्ट अगर मैं आपको द्विपक्षीय अशुद्धियों का प्रभाव बताती हूँ तो द्विपक्षीय अशुद्धियों की वजह से किसी खाते का डेबिट पक्ष अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसी तरह से क्रेडिट पक्ष भी अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है।
तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन अराइज होता है, इन अशुद्धियों में सुधार कैसे किया जाए। तो आइए हम द्विपक्षीय अशुद्धियों में सुधार के नियमों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर रेक्टिफाइंग टू साइडेड एरर्स। द्विपक्षीय अशुद्धियों का सुधार करते समय हमें निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है जिस खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो गया है उस खाते को क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो द्विपक्षीय अशुद्धियों में सुधार करने का पहला नियम कहता है यदि किसी खाते का डेबिट पक्ष ज्यादा हो गया है तो उस खाते को क्रेडिट करके हम इस अशुद्धि के इफेक्ट को समाप्त कर सकते हैं। द्विपक्षीय अशुद्धियों के सुधार का दूसरा नियम है जिस खाते का डेबिट पक्ष कम हो गया है उस खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, द्विपक्षीय अशुद्धि का में यदि हमारा किसी खाते का डेबिट पक्ष कम हो गया है तो उस खाते को डेबिट करके हम इस अशुद्धि के असर को समाप्त कर सकते हैं। और तीसरा नियम है जिस खाते का क्रेडिट पक्ष अधिक हो गया है उस खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। तो हमारा तीसरा नियम कहता है यदि हमारी एंट्री करते समय यदि हमने किसी खाते के क्रेडिट पक्ष में अधिक अमाउंट से एंट्री कर दी है तो उस खाते को डेबिट करके हम इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो द्विपक्षीय अशुद्धियों में सुधार का हमारा फोर्थ नियम है जिस खाते का क्रेडिट पक्ष कम हो गया है उस खाते को क्रेडिट किया जाना चाहिए। यानी हमारा फोर्थ नियम कहता है यदि अशुद्ध एंट्री में अगर किसी खाते का क्रेडिट पक्ष कम है तो उसे जितने अमाउंट से वो कम है उसे उतने ही अमाउंट से और क्रेडिट करके हम इन अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर यही कहना है यदि डेबिट पक्ष अधिक है तो उसे क्रेडिट करके हम इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। यदि डेबिट पक्ष कम है तो डेबिट और अमाउंट से डेबिट करके हम इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो क्रेडिट अधिक है तो डेबिट कर सकते हैं और यदि क्रेडिट पक्ष हमने कम कर दिया है तो उसे और अमाउंट से क्रेडिट करके हम इन अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इन्हें और उदाहरण की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा पहला नियम है जब एक खाते को डेबिट करने की बजाय दूसरे खाते को डेबिट कर दिया गया हो। तो यानी हमें डेबिट तो कोई और अकाउंट करना था लेकिन हमने गलती से दूसरे खाते को डेबिट कर दिया है। तो ऐसी अवस्था में सुधार प्रविष्टि क्या होगी, आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सामने देख सकते हैं 4500 रुपये का फर्नीचर खरीदा जिसे क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया। तो हमने खरीदा क्या था? फर्नीचर, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ऐसी अवस्था में हमारी सही एंट्री जो होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या आया है? फर्नीचर, और गया क्या है? कैश। तो ये कौन से अकाउंट का रूल हुआ? बिल्कुल सही, ये रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर डेबिट होगा और कैश गया है तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। लेकिन हमने तो गलती कर दी, हमने क्या अशुद्ध प्रविष्टि कर दी? हमने फर्नीचर की बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू कैश। अब कैश अकाउंट तो क्रेडिट ही होना था और हमने क्रेडिट ही किया है, लेकिन हमने अशुद्धि क्या कर दी? फर्नीचर अकाउंट की बजाय हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो ऐसी अवस्था में हमारी सुधार प्रविष्टि क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था हम उसे डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट हो गया, लेकिन परचेज अकाउंट जो गलती से डेबिट हुआ था उसे हम क्रेडिट करके उस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो हमारी सुधार प्रविष्टि क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आइए अब हम द्विपक्षीय अशुद्धियों के सुधार का दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। दूसरा नियम है जब एक खाते को क्रेडिट करने की बजाय दूसरे खाते को क्रेडिट कर दिया हो।
यानी हमें क्रेडिट तो दूसरा खाता करना था, लेकिन हमने गलती से किसी और खाते को क्रेडिट कर दिया हो। तो ऐसी अशुद्धि का सुधार कैसे करेंगे, देखिए उदाहरण की मदद से जान लेते हैं। सामने आप देख सकते हैं 8600 रुपये की पुरानी मशीन की विक्रय राशि से विक्रय खाते को क्रेडिट कर दिया गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पुरानी मशीन का विक्रय किया था, लेकिन गलती से हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो हमारी जो सही प्रविष्टि होनी चाहिए थी, हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश, और गया क्या, पुरानी मशीनरी। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन हमने तो क्या कर दिया, हमने कैश को तो डेबिट कर दिया, लेकिन मशीनरी की बजाय सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया है। तो इस अशुद्धि को हम सुधार कैसे करेंगे, सेल्स अकाउंट जो हमने गलती से क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर देंगे, और मशीनरी अकाउंट जो क्रेडिट होनी चाहिए थी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसी अवस्था में हमारी सुधार प्रविष्टि क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम तीसरा नियम और तीसरी प्रकार की द्विपक्षीय अशुद्धियों के बारे में जान लेती हैं। हमारी तीसरी अशुद्धि है जब एक खाते में कम डेबिट हो जाए और दूसरे खाते में कम क्रेडिट हो जाए। यहाँ पर डेबिट भी कम हुआ है और क्रेडिट भी कम हुआ है। तो ऐसी अशुद्धि का सुधार कैसे करेंगे, आइए एक उदाहरण की मदद से इसे जान लेते हैं। 600 रुपये का राकेश से माल खरीदा, जिसकी पुस्तकों में 60 रुपये की प्रविष्टि कर दी गई। अब हमने माल तो खरीदा था 600 रुपये का, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, 60 रुपये से एंट्री कर दी। तो हमारी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, और 600 रुपये से एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या कर दी, हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, एंट्री तो बिल्कुल सही की है, लेकिन 600 रुपये की बजाय एंट्री हमने 60 रुपये से कर दी है। तो ऐसी अवस्था में हमारा परचेज अकाउंट 540 रुपये से कम डेबिट हुआ और राकेश अकाउंट 540 रुपये से कम क्रेडिट हुआ है। तो ऐसी अवस्था में इस अशुद्धि का हम सुधार कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट जो 540 रुपये से कम डेबिट हुआ है उसे 540 रुपये से हम डेबिट कर देंगे, और राकेश अकाउंट जो कि 540 रुपये से कम क्रेडिट हुआ है उसे हम 540 रुपये से और क्रेडिट करके इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम द्विपक्षीय अशुद्धियों के फोर्थ टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फोर्थ जो टाइप कहता है जब एक खाते में अधिक डेबिट हो जाए और दूसरे खाते में अधिक क्रेडिट हो जाए, यानी एक खाता ज़्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया है और दूसरा खाता ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गया है। तो ऐसी अवस्था में अशुद्धि का सुधार कैसे करेंगे, आइए उदाहरण की मदद से इसे भी जान लेते हैं। 80 रुपये का उधार माल जय स्टोर्स को बेचा, जिसका पुस्तकों में 800 रुपये से लेखा कर दिया। तो आपने माल तो बेचा था 80 रुपये का, लेकिन आपने गलती क्या कर दी, 80 रुपये की बजाय 800 रुपये से एंट्री कर दी। तो सही एंट्री जो होनी चाहिए थी, जय स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जय स्टोर अकाउंट जो है आपका 80 रुपये से डेबिट होना था और सेल्स अकाउंट 80 रुपये से क्रेडिट होना था, लेकिन हमने क्या अशुद्ध कर दी, हमने एंट्री कर दी जय स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। एंट्री तो बिल्कुल सही करी है, लेकिन 80 की बजाय 800 रुपये से हमने एंट्री कर दी है। तो जय स्टोर्स क्या हो गया, 720 रुपये से ज़्यादा डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट 720 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट हो गया है। तो ऐसी अवस्था में हमें सुधार प्रविष्टि कैसे करेंगे, जय स्टोर्स जो 720 रुपये से ज़्यादा डेबिट हुआ है उसे तो हम 720 से क्रेडिट कर देंगे, और सेल्स अकाउंट जो 720 रुपये से आपका ज़्यादा क्रेडिट हुआ है उसे हम डेबिट करके इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारी सुधार प्रविष्टि क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू जय स्टोर्स, और 720 रुपये से आपकी सुधार प्रविष्टि होगी।
तो आशा करती हूँ आपको द्विपक्षीय अशुद्धियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए इसे क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सामने देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको समझ लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में निम्नलिखित अशुद्धियों की सुधार प्रविष्टि कीजिए। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? अरुण को 7,000 रुपये की उधार बिक्री की, लेकिन उसकी प्रविष्टि करना भूल गए। अब एंट्री करना ही भूल गए हैं, तो सुधार करेंगे तो कैसे करेंगे? उसकी एंट्री कर देंगे और सुधार हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 7,000 रुपये से आप इसकी एंट्री करके इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट में हमारी दूसरा क्या है? क्या अशुद्धि हुई हमसे? ब्रिज से 9,000 रुपये का उधार क्रय किया, लेकिन उसकी प्रविष्टि करना भूल गए। अब हमने क्या किया? उधार माल खरीदा है और उसकी भी एंट्री करना भूल गए। तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। जब हम एंट्री करना भूल जाते हैं तो उस अशुद्धि का सुधार करने के लिए हम उसकी एंट्री करके उस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। तो आइए तीसरा पॉइंट कर लेते हैं। चारू को 4,000 रुपये का माल वापस किया, ठीक है, और उसकी प्रविष्टि करना भूल गए। हमने चारू से माल खरीदा होगा, तभी तो हमने उसको माल वापस किया। तो क्या एंट्री करनी थी? चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। 4,000 रुपये से हमें एंट्री करनी थी, लेकिन हम एंट्री करना भूल गए। तो हम इसकी करेक्शन एंट्री यानी सही एंट्री करके हम इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, दीपिका से 1,000 रुपये का माल वापस प्राप्त हुआ। अब दीपिका को माल बेचा होगा, तभी तो उसे माल वापस प्राप्त हुआ है, लेकिन उसकी प्रविष्टि करना हम प्यारे बच्चों भूल गए। तो क्या एंट्री करनी है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। तो इस तरह से यदि हम किसी चीज की एंट्री करना भूल गए हैं तो उसकी एंट्री करके हम उस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों हम एक और क्वेश्चन की मदद से द्विपक्षीय अशुद्धियों को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अशुद्धियों की सुधार प्रविष्टि कीजिए। पहली अशुद्धि हमने क्या की? फर्नीचर के क्रय के लिए दिए गए 2,000 रुपये क्रय खाते में डेबिट कर दिए। तो यानी आपने खरीदा तो फर्नीचर था, लेकिन आप गलती से आपने उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इस अशुद्धि का सुधार हम कैसे करेंगे? अब हमने खरीदा क्या है? फर्नीचर, ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो उसको तो हम डेबिट कर देंगे, लेकिन परचेज अकाउंट जो हमने गलती से डेबिट कर दिया है उसको हम क्रेडिट करके इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी ऐसी अवस्था में? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो इस तरह से 2,000 रुपये से हम सुधार प्रविष्टि कर देंगे। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम दूसरी अशुद्धि के बारे में जान लेते हैं। हमने दूसरी अशुद्धि क्या की? मोहनलाल को 3,000 रुपये वेतन के दिए जो उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दिए गए। यानी आपने जब सैलरी दी तो आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। अब मोहनलाल तो गलती से डेबिट हुआ है, तो उसको हम सही करते वक्त क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और सैलरी अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था, जो आपने नहीं डेबिट किया है, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मोहनलाल जो गलती से डेबिट हुआ था उसको हम क्रेडिट करके इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, ठीक है। तो आइए तीसरे पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं। व्यवसाय के स्वामी के मेडिकल बिलों के 500 रुपये दिए। अब बेटा
व्यवसाय के स्वामी के अगर हम कोई भी खर्चे करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम ड्राइंग कहते हैं। तो आपने करना तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश था, लेकिन आपने क्या गलती कर दी, आपने विविध खर्च खाते यानी सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब ड्राइंग को डेबिट करना था इसलिए ड्राइंग तो डेबिट होगा, लेकिन सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट जो गलती से डेबिट हुआ है उसको हम क्रेडिट करके इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो आइए हम फोर्थ टाइप की अशुद्धि जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उस अशुद्धि का भी सुधार कर लेते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों जान लेते हैं हमने क्या अशुद्धि की है। 7500 रुपए का टाइपराइटर खरीदा जिसे गलती से क्रय बही में लिख दिया गया। अब आपने टाइपराइटर खरीदा है, टाइपराइटर क्या होता है, टाइपराइटर होता है ऑफिस इक्विपमेंट। आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होनी चाहिए थी ना। लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट जो हमारा डेबिट होना चाहिए था उसे तो हम प्यारे बच्चों डेबिट ही कर देंगे, ठीक है, लेकिन परचेज अकाउंट जो गलती से हमने डेबिट कर दिया है उसको हम क्रेडिट करके इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो 7500 रुपए से हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करके इस अशुद्धि का सुधार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को द्विपक्षीय अशुद्धियों का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है खत्म होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।